नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर टीए हो, कृषि पर्यवेक्षक हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र हो या ICR, BHU, AFO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा जैविक खेती। जैविक खेती से संबंधित जितने भी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चनों को लेके आए हैं, तो इसलिए शुरू से लेके लास्ट तक जरूर भी देखिएगा इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आधुनिक जैविक खेती का सिद्धांत सर्वप्रथम सर अल्बर्ट हावर्ड ने कहाँ प्रतिपादित किया था। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आधुनिक जैविक खेती का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया, तो अल्बर्ट हावर्ड ने दिया। ठीक है। और एक पूछता है आधुनिक जैविक खेती या जैविक खेती के जनक कौन है, तभी भी अल्बर्ट हावर्ड ही रहेंगे। ठीक है। तो ये किस देश के हैं ये आपको बताना है, इंग्लैंड के, भारत के, डेनमार्क में या नीदरलैंड में। ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। ठीक है, इंग्लैंड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर इंग्लैंड नहीं दिया है, यूके दे सकता है। अगर यूके भी नहीं है ऑप्शन में तो ब्रिटेन देगा। ठीक है, ब्रिटेन। तो ये तीनों चीज़ें आप याद रखेंगे, इंग्लैंड, यूके, ब्रिटेन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जामों में कि सबसे पहले जैविक खेती किस देश से प्रारंभ हुई, तो याद रखेंगे भारत। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थूल कार्बनिक खाद नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है, तो आपको बताना है स्थूल कार्बनिक खाद कौन सी नहीं है। खाद दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थूल खाद, दूसरी होती है एक सांद्रित खाद। ठीक है, एक होती है सांद्रित खाद। ये दो प्रकार के भागों में बांट सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो स्थूल खाद होती है, इसमें क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भरपूर होती है। ठीक है, स्थूल खाद में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भरपूर होती है, लेकिन पोषक तत्व की मात्रा इसमें कम ही होती है। यही चीज़ इसमें सांद्रित खाद में क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है और पोषक तत्व की मात्रा यानी कि उर्वरक की मात्रा इसमें अधिक होती है। ठीक है, ये दोनों में अंतर होता है। तो इसमें से बताइए कौन सा स्थूल कार्बनिक खाद नहीं है। कंपोस्ट, हड्डी, चिड़ियों की बीट, हरी खाद या हड्डी का चूरा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, जीवाश्म खाद के उपयोग से मृदा की जैविक अवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। तो इसमें से बताना है जीवाश्म खाद के उपयोग से मृदा के जैविक अवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव कौन सा नहीं है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं ऑप्शन। मृदा में वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण तीव्र गति से होने लगता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है, तो होता है जीवाणुओं द्वारा। ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा बी ऑप्शन है, मृदा में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ पर जीवाणु आ गया, बैक्टीरिया आ गया, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। तो तीसरा देखते हैं, मृदा की धन आयन विनिमय क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, मृदा के धन आयन क्षमता में वृद्धि होती है। यही हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये हमारा नहीं हो जाएगा। उसके बाद डी ऑप्शन है, जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि होने के कारण पौधों में पोषक तत्व प्राप्त होने लगते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, मृदा धन आयन विनिमय क्षमता में वृद्धि होने लगती है, क्योंकि यह एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। बाकी सब जैविक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, गोबर की खाद में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा होती है। ठीक है, आपको बताना गोबर की खाद के अंदर फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। 0.2%, 0.1%, 0.25% या 0.5%। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे, 5, 25, उसके बाद 5। ठीक है, इसके बाद पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया नाइट्रोजन का, ये हो गया फास्फोरस का और ये हो गया पोटास का।
अब इसमें से किसका पूछा है, फास्फोरस का पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन पे देख सकते हैं सी ऑप्शन 0.25% ये होता है फास्फोरस की मात्रा गोबर के अंदर। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी तरफ ले जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कानपुर, गाजियाबाद, फरीदाबाद या हैदराबाद। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कानपुर में तो आप लोगों को पता होगा IIPR स्थित है। ठीक है, और गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर स्थित है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। और यहाँ पर फरीदाबाद में कौन सा सेंटर है, तो CFQCTI। ठीक है, ये फरीदाबाद में स्थित है। और उसके बाद हैदराबाद में नार्म। ठीक है, बहुत सारे सेंटर हैं फरीदाबाद में, तो नार्म याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये हैदराबाद में है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, असत्य कथन कौन सा है ये ढूंढना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि की खोज अल्बर्ट हावर्ड और यशवंत डी वार्ड नामक वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी। ये कथन एकदम सही है यहाँ पर। दूसरा देखेंगे, कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि में अवायवीय विच्छेदन होता है। ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, वायवीय यहाँ पर आ जाएगा, वायवीय आएगा, अवायवीय नहीं आएगा। ठीक है, और तीसरा देखें, इंदौर विधि फार्म कंपोस्टिंग विधि है। ये भी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देखेंगे, कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि में तापमान कम होता है। इसमें ये हमारा गलत है, तापमान अधिक होता है, तापमान कम नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 2 और 4। देख सकते हैं 2 और 4, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कंपोस्ट निर्माण की शहरी विधि है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है शहरी कंपोस्ट निर्माण की विधि कौन सी है। इसमें एडको विधि, बेंगलोर विधि, नेपेड विधि या इंदौर विधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। बेंगलोर जो विधि है ये कंपोस्ट निर्माण की एक शहरी विधि है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है सब्जियों में सामान्यतः गोबर की खाद, जिसको FYM के नाम से जाना जाता है, की मात्रा प्रति हेक्टेयर कितनी होती है। ठीक है, 1 हेक्टेयर में गोबर की खाद सब्जियों में कितना प्रयोग करते हैं, 5 से 10 टन, 10 से 15 टन, 15 से 20 टन या 20 से 25 टन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 20 से लेके 25 टन प्रति हेक्टेयर काम में लिया जाता है FYM यानी कि गोबर की खाद का। ठीक है, अगर फसलों के बारे में पूछे, फसलों में तो 15 से लेके 20 टन। ठीक है, ये फसलों में प्रयोग किया जाता है प्रति हेक्टेयर की दर से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है FYM का प्रभाव कितने वर्षों तक भूमि में रहता है। 2 से 3 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 4 से 5 वर्ष या 6 से 7 वर्ष। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 से 3 वर्ष। ठीक है, इसका प्रभाव बना रहता है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान देंगे, फलों में हम प्रति पौधा कितना प्रयोग करते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में आया है। तो 10 से लेके 15 किलोग्राम प्रति पौधा प्रयोग किया जाता है FYM का। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस खली की खाद में सेपोनिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आपको बताना कौन सी ऐसी खली है जिसके अंदर सेपोनिन की अधिक मात्रा पाई जाती है। गोबर की खाद, महुआ की खली, वर्मी कंपोस्ट, तिल की खली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा महुआ की खली। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। महुआ की खली का प्रयोग हम खेतों में 2 माह पूर्व करते हैं, लेकिन FYM का प्रयोग हम 30 दिन
पूर्व करते हैं। ठीक है, बुआई के 30 दिन पूर्व किया जाता है, इसका 2 माह पूर्व किया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर देखें 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेपेड कंपोस्ट विधि के जनक कौन है, ये आपको बताना है। डॉक्टर मोहर सिंह, कृषक नेपेड काका, या डॉक्टर यशवंत बी वार्ड, या डॉक्टर यस बी सिंह। तो इन चारों में से बताइए कौन नेपेड कंपोस्ट विधि के जनक माने गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नेपेड काका। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ के हैं, तो याद रखेंगे ये महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है दलहनी फसलों को हरी खाद के लिए किस अवस्था पर दबाते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो किस अवस्था में इसको दबाया जाता है दलहनी फसलों में हरी खाद जो होती है, दाना बनते समय, बाली पकते समय, या पुष्पावस्था में, या फसल उगते ही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पुष्पन अवस्था में। ठीक है, फ्लावरिंग स्टेज जो होती है तो उस समय क्या होता है, इसका हरी खाद जो होती है जो हम लोग खेतों में लगा रहे हैं उसको मिट्टी में दबा देते हैं, पलट देते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु किस किस्म के केचुए काम में लेते हैं, एंडोजिक, एपीजिक, डायोजिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एपीजिक। ठीक है, एपीजिक केचुए का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका कभी कभी वैज्ञानिक नाम भी पूछ लेता है या दे देता है, तो आइसिनिया, याद रखेंगे आइसिनिया फोइटिडा, आइसिनिया फोइटिडा इसका वैज्ञानिक नाम होता है एपीजिक का। ठीक है, इसे ही वर्मी कंपोस्ट बनाने के रूप में प्रयोग करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर दिया है राइजोबियम स्पीसीज, सूची 2 के अंदर दिया है फसलों के नाम। ठीक है, तो इस राइजोबियम स्पीसीज को फसलों के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं राइजोबियम जेपोनिकम का संबंध किससे है, तो इसका संबंध हो जाएगा सोयाबीन से। ठीक है, तो 4th ऑप्शन के साथ चला जाएगा, याद रखेंगे। उसके बाद राइजोबियम मेलिलोटी, इसका संबंध हो जाएगा 1st ऑप्शन के साथ, यानी मेथी के साथ आप याद रखेंगे सेंजी में भी इसका प्रयोग किया जाता है और रिजका में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो मेथी, सेंजी, रिजका, इसमें राइजोबियम मेलिलोटी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1st ऑप्शन के साथ। उसके बाद राइजोबियम ट्राइफोलाई, इसका संबंध हो जाएगा किसके साथ, 2nd के साथ, यानी बरसीम के साथ। ठीक है, और उसके बाद राइजोबियम फेजियोली, इसका संबंध हो जाएगा राजमा के साथ। तो इस प्रकार से आप मिलाप कर लेंगे 4, 1, 2 और 3। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है हरी खाद के लिए सनई प्रति हेक्टेयर बीज दर रखते हैं 60 से 80 किलोग्राम, 50 से 60 किलोग्राम, 20 से 25 किलोग्राम, या 80 से 90 किलोग्राम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, 50 से लेके 60 किलोग्राम। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ लेता है सनई का, तो याद रखेंगे क्रोटोलेरिया जुन्सिया। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में कितने प्रतिशत मृदाओं में जस्ते की कमी पाई जाती है। ठीक है, जस्ते की कमी पाई जाती है, ZN की कमी पाई जाती है, ये आपको बताना है। 64%, 47%, 12% या 58%। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 47% मृदाओं में जस्ते की कमी पाई जाती है। अगर यही क्वेश्चन पूछ लेता मुख्य पोषक तत्व की कौन सी कमी पाई जाती है। ठीक है, मुख्य पोषक तत्व की कौन सा ऐसा मुख्य पोषक तत्व है जिसकी भारतीय मृदाओं में कमी पाई जाती है, तो याद रखेंगे नाइट्रोजन। अगर यही ऑप्शन घुमा कर दे देता द्वितीयक पोषक तत्व की कौन सी पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। ठीक है, कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो सेकेंडरी हो उसकी पोषक तत्व की कमी पाई जाती है भारतीय मृदाओं में, तो याद रखेंगे सल्फर। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है जो यहाँ पे पूछ लिया है, अगर पूछे सूक्ष्म पोषक तत्व की कौन सी कमी पाई जाती है,
तो सूक्ष्म पोषक तत्व में Zn, उसके बाद Fe। अगर Zn ऑप्शन में नहीं है तो Fe पर जा सकते हैं। ये सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? रोडेल फैमिली ने, या हंस मुलर ने, या लेडी वेलफोर ने, या डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर ने? तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट। कौन हो जाएगा? डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर। इनके द्वारा बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा का प्रतिपादन किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर अखाद्य खली दिया हुआ है, सूची 2 के अंदर नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा दिया है। आपको बताना है इन खाद्य खलियों में, अखाद्य खलियों में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी पाई जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे अरंडी के अंदर, कैस्टर के अंदर कितनी नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है? तो लमसम 4.2% इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। करंज के अंदर कितनी नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है? तो याद होना चाहिए 3.9% करंज के अंदर पाई जाती है। और महुआ की बात करें तो महुआ के अंदर 2.5% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद कुसुम की बात करें, कुसुम के अंदर 4.9% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन के साथ। महुआ चला जाएगा फर्स्ट ऑप्शन के साथ। उसके बाद करंज जो है 3.9 थर्ड ऑप्शन के साथ, और ये चला जाएगा सेकंड ऑप्शन के साथ। इसलिए 2, 3, 1 और 4। ठीक है, इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चंद्र दक्षिणायन अवस्था में कौन सी फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है? फूल वाली, चारा वाली, अनाज वाली, या कंद वाली? तो दो चीज़ ध्यान देंगे, कभी कभी दक्षिणायन पूछ लेता है, कभी कभी उत्तरायण पूछ लेता है। अगर यहाँ पर उत्तरायण अगर पूछे तो उत्तरायण कंडीशन में याद रखेंगे कि वानस्पतिक वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है। जैसे हरा चारा हो गया। तो ये चंद्र उत्तरायण अवस्था में इन फसलों को अधिक प्रभाव डालता है। जैसे हरा चारा हो गया, या पौधों की वृद्धि हो गई, ग्रोथ हो गया। ठीक है, इन सब चीज़ों पर यहाँ पर पूछा है चंद्र दक्षिणायन अवस्था में कौन सी फसलों को गुणवत्ता में वृद्धि करता है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कंद वाली, ट्यूबर वाली जो क्रॉप्स होती हैं उस पर ये वृद्धि अवस्था करता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जैविक नियंत्रण हेतु परभक्षी कीट कौन सा है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है। तो यहाँ पर देखें क्राइसोपिड्स, या ट्राइकोग्रामा, या कॉक्सिनेला, या ए और सी दोनों सही है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे जो बी ऑप्शन लिखा है ट्राइकोग्रामा, ये क्या होता है? ये अंड परजीवी होता है। ठीक है, अंड परजीवी होता है, तो इसलिए आप याद रखेंगे। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैविक नियंत्रण परभक्षी कीट पूछा था, तो परभक्षी कीट दोनों हो जाएंगे हमारे, क्राइसोपिड्स हो जाएगा और कॉक्सिनेला हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और सी दोनों हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन। अगर कभी कभी एग्जाम पूछे अंड परजीवी कौन सा है तो ट्राइकोग्रामा आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर जैविक उर्वरकों के नाम लिखे हुए हैं, और सूची 2 के अंदर क्रॉप्स दी हुई हैं, फसलें दी हुई हैं। तो कौन सा जैविक उर्वरक का प्रयोग कौन सी फसल के अंदर हम करते हैं, ये आपको बताना है, मिलाप करना है। तो एजोक्टोबैक्टर का प्रयोग हम कौन सी फसलों में करते हैं? तो एजोक्टोबैक्टर का प्रयोग हम करेंगे गेहूँ, बाजरा में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला जाएगा। यह एक प्रकार का क्या है? असहजीवी होता है। ठीक है, असहजीवी होता है, एक रूप से स्वतंत्र होता है। ठीक है, स्वतंत्र होता है। उसके बाद राइजोबियम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? सोयाबीन और चना में करते हैं। तो बी ऑप्शन के साथ सेकंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद एसिटोबैक्टर का प्रयोग हम गन्ने में करते हैं, ये भी इसके साथ चला जाएगा। बीजीए या साइनोबैक्टीरिया भी इसको कहा जाता है, बीजीए को साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग हम धान की फसलों में करते हैं। और एक चीज़ और प्रयोग करते हैं, एजोला का भी प्रयोग हम धान के खेतों में करते हैं। तो एजोला, बीजीए, साइनोबैक्टीरिया कुछ भी दे दे तो धान के खेतों में, पेडी में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट मिलाप होगा 1, 2, 3,
4। ठीक है, इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केचुए के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ये ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है यानी कि मुलायम हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं जिनका मल से मृदा उपजाऊ होती है। ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है। उसके बाद यह अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी करेक्ट आंसर है, यानी कि ये अपशिष्ट जो होते हैं उनको कंपोस्ट के अंदर खाकर परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद 4 नंबर ऑप्शन देखेंगे ये जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वो फैक्ट्री में बने उर्वरकों से महंगे होते हैं। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रसायनों का छिड़काव से केचुए को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, रसायनों को अगर हम छिड़काव करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे, छिड़काव करेंगे तो उससे केचुए को तो प्रभावित करते हैं, केचुए मर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत होगा। जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 और 3। ये हमारे कथन सही हैं। बाकी यहाँ पर 4 नंबर और 5 नंबर ये दोनों ही कथन गलत दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है जिसके लिए निम्नलिखित कारणों में से सही कथनों का चयन करना है। ठीक है, कौन सा कथन सही है ये आपको इसमें से चयन करना है 4 ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन देखते हैं केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनका मल मिट्टी को निषेचित करते हैं। ये कथन एकदम करेक्ट आंसर है। उसके बाद दूसरा देखेंगे केचुए खरपतवार को खाते हैं और मुख्य फसल को बचाते हैं। ये कथन एकदम गलत है, खरपतवार को नहीं खाते हैं। ठीक है, और ना ही मुख्य फसल को बचाते हैं, तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा गलत है। तीसरा है केचुए ज़मीन के नीचे खुदाई कर मिट्टी को नरम बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी कथन क्या है यहाँ पर सही माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पर चौथा ऑप्शन देखेंगे कि केचुए द्वारा बनाई गई सुरंगें हवा और पानी को मिट्टी में आसानी से पहुँच सकती है, तो ये भी कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कथन हमारा सही है वो 1, 3 और 4। ठीक है, ये कथन हमारे सही हैं और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये कथन यहाँ पर सही माने जाएंगे, यहाँ पर सेकंड वाला गलत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन कराया हुआ है कौन सी खेती है जो फसल चक्र, हरी खाद, जैविक कीट नियंत्रण और यांत्रिक खेती पर निर्भर करती है। जैविक खेती, खड़ी खेती या बहुफसली खेती या पॉली हाउस खेती। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसी पर निर्भर होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा हुआ है सूक्ष्म जीव कौन सा है जो मृदा में पौधों के पोषक तत्वों के स्रोत के रूप में कार्य करता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जैव उर्वरक, एजोला, अमोनियम ऑक्सीकरण या बैक्टीरिया या एनपीके उर्वरक। ठीक है, तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह सूक्ष्म जीव कौन सा है जो मृदा में पौधों के पोषक तत्वों का स्रोत के रूप में कार्य करता है, तो वो हो जाएगा ए ऑप्शन जैविक उर्वरक। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जैविक खेती के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। पहला देखते हैं, यह खेती अकार्बनिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशी या किसी अन्य आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों का उपयोग करती है। दूसरा, यह मृदा अपरदन, क्षरण और फसल की विफलता को रोकता है। फर्स्ट देखते हैं, यह सत्य है, फर्स्ट सत्य है और दूसरा असत्य है, या पहला असत्य है दूसरा सत्य है, या दोनों सत्य हैं। चौथा ऑप्शन है दोनों असत्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पहला जो है असत्य है दूसरा सत्य है, यानी कि ये जो है ऑप्शन ये असत्य है और ये वाला सेकंड वाला ये सत्य है। ये मृदा अपरदन तथा क्षरण और फसल की विफलता को रोकता है, तो सेकंड वाला सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन है जैविक खेती में। ठीक है, जैविक खेती के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है उपज बढ़ने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, ये एकदम गलत है।
और उपज बढ़ाने के लिए आनुवांशिक संशोधन किया जाता है, ये भी गलत है। प्राकृतिक खाद और कीटनाशक का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर थोड़ा सही कर देंगे, ठीक है, जैविक, यहाँ पर लिख लेंगे जैविक। प्राकृतिक खाद और जैविक कीटनाशियों का उपयोग किया जाता है। तीसरा है, ये करेक्ट है, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी है, भारत में केवल कपास के उत्पादन की अनुमति दी गई है, ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक खाद और जैविक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक कृषि के अनुकूल नहीं है। ठीक है, अनुकूल बताना है, कौन सा कथन नहीं है। पहला ऑप्शन देखते हैं, यह एक कृषि प्रणाली है जिसमें जैविक खाद और पुनरीकरण फार्म कचरे का अधिकतम निवेश होता है, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। उसके बाद दूसरा देखेंगे, यह रासायनिक और उर्वरकों के अधिकतम उपयोग के साथ की जाने वाली कृषि है, यही हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सी देखेंगे, यह जैविक उर्वरकों के सहायता में होने वाली कृषि है, ये भी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। उसके बाद इस प्रणाली में कीटों को नियंत्रण करने के लिए जैव कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो हमारा अनुकूल नहीं था, ये ऑप्शन हमको ढूंढना था, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। बाकी 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ट्राइकोडर्मा विरिडी के नाम से भी इसको जाना जाता है, विरिडी। ठीक है, ट्राइकोडर्मा विरिडी भी आप नाम याद रखेंगे। तो ट्राइकोडर्मा का उपयोग किस में किया जाता है? एक प्रकार का क्या है, पूछता है एग्जामों में, ट्राइकोडर्मा क्या फंगस है कि बैक्टीरिया है? तो याद रखेंगे ट्राइकोडर्मा एक प्रकार का फफूंद है। ठीक है, मित्र फफूंद है किसानों का। तो ये मुख्य रूप से विल्ट में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विल्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, और रूट जो होते हैं उनको बचाने के लिए, फंगस से बचाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, चने में उकठा रोग नियंत्रण में, मूंगफली में, कॉलर रॉट में, या सोयाबीन के जड़ गलन में, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी चने के उकठा रोग के नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। मूंगफली के कॉलर रूट में भी इसका प्रयोग किया जाता है, सोयाबीन के जड़ गलन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, जैव उर्वरक PSB में प्रयुक्त सूक्ष्म जीवाणु कौन सा है? ठीक है, फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया में प्रयुक्त सूक्ष्म जीवाणु कौन सा है, ये आपको बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एस्परजिलस आमोसी, या बेसिलस पॉलीमिक्सा, या स्ट्रेप्टोमाइसिस, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, बेसिलस पॉलीमिक्सा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एस्परजिलस आमोसी का प्रयोग उसमें किया जाता है, जैसे मूंगफली है, जब मूंगफली को खाते हैं उसमें फंगस वगैरह लगी रहती है जिसमें कड़वापन आता है, तो एस्परजिलस नाइगर के कारण ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट के अंदर बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैविक उर्वरक से संबंधित हर एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ के जाइए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।